नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम राज्य प्रशासन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के चयन, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं और उसके कार्य और शक्तियां राज्य प्रशासन के संदर्भ में क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाला जो ई लेक्चर था उसमें हमने राज्यपाल के संबंध में स्टडी करी थी। तो उसमें हमने बताया था आपको कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक विशेष प्रावधान समझ लीजिए आप, अनुच्छेद 239 के तहत जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और उनका जो इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो दिल्ली के उपराज्यपाल जी दिलाते हैं। तो इस संदर्भ में अब जो राज्यपाल हैं वो किस तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो व्यवहारिक धरातल पे सामान्यतः विधानसभा चुनावों के पश्चात स्पष्ट बहुमत जिस राजनीतिक दल को मिलता है सबसे पहले वह अपना नेता चुन लेता है और राज्यपाल के द्वारा उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो कि वो नेता चुना है उस दल ने। किंतु अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया है किसी भी दल का, या दलों में विभाजन हो गया है, आपस में विवाद है नेता को चुनने पर, या किसी भी प्रकार की कोई गठबंधन की स्थिति नहीं बन पा रही है, दो दल भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का जो चयन है वह एक विवादित कार्य बन जाता है। और इसके संदर्भ में विभिन्न राज्यों में राज्यपालों ने अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन करा है और इसीलिए इस संदर्भ में कई बार विवाद की स्थिति भारतीय राजनीति में पैदा हुई है। मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में और भी कई उलझने हैं, जैसे कि कई बार राज्य के जो विधायक हैं वो किसी एक व्यक्ति पर सहमत हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आला कमान बैठे हुए हैं, पार्टी मुख्यालय वाले जो नेता हैं, वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, बना देते हैं और उसको राज्य पे थोप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विधायक दल है उसमें असंतोष बढ़ जाता है और कई बार ऐसा स्थिति होती है कि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में मूल्यों में गिरावट आ रही है या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रभावी हो रही हैं, इससे राजनीतिक दलों में एक विभाजन की प्रक्रिया बन जाती है। ऐसा हो भी चुका है। वर्ष 1996 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में शंकर सिंह वघेला के नेतृत्व में विभाजन हो गया था और एक नई पार्टी बन गई, राष्ट्रीय जनता पार्टी का उद्भव इसी कारण से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब कि मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का चयन करना है वो बहुत कई तरह के कारकों, कई तरह की बाध्यताओं और जो उस समय की सिचुएशंस हैं उन पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री, नेक्स्ट टॉपिक अपन इस पे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हो कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक शक्तिशाली कोई पद है तो वह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में वही स्थिति है जिस प्रकार से कि केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति है। तो कोई भी जो एमएलए चुना गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का सदस्य जिसको विधायक बोलते हैं अपन, उसकी लगभग सभी की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वह मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन क्या कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए ये आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इस संबंध में हमारे संविधान में कहीं कुछ भी योग्यता उसके लिए लिखी हुई नहीं है। उसके लिए व्यवहारिक धरातल पे हमको देखना होगा कि बेसिकली पहली योग्यता तो यही चाहिए कि वो, जैसे कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री में या मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कुल मिला के उसको विधानसभा का बहुमत अपने साथ रखने की योग्यताएं होनी चाहिए। तो वो योग्यता तो तभी होगी जब वो विधानसभा का सदस्य होगा।
तो इसके लिए ध्यान रखना कि विधानसभा का सदस्य होना ही उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री उसको भी बनाया जा सकता है, जो कि अगर जिन राज्यों में 2 सदन हैं विधायिका के, विधानसभा और विधान परिषद, तो उनमें वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी विधानसभा का में चुन के आया हो या विधान परिषद में हो, तो दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता अगर उसके पास है तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने की अवधि में विधायक बनना आवश्यक है। इस प्रकार अगर अपन कहें तो कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या हैं, तो वो वही योग्यताएं चाहिए जो कि एक विधायक के लिए आवश्यक हैं। इसी से मुख्यमंत्री से संबंधित आप एक संवैधानिक तथ्य को और जान लीजिए कि पहले मुख्यमंत्री को संविधान लागू होने से पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में जो केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं वो भी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, और राज्य स्तर पर भी अगर मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होते तो उससे थोड़ा विभ्रम पैदा होने की संभावना थी। तो इसीलिए जो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं उनको भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पदनाम से नवाजा गया। राजस्थान में जैसे कि श्री हीरालाल शास्त्री जी जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो 7 अप्रैल 1949 और 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 7 अप्रैल और 1949 से और 24 जनवरी 1950 तक तो उनको प्रधानमंत्री कहा गया, लेकिन उसके पश्चात उनका जो पदनाम है वो मुख्यमंत्री किया गया। और जहाँ तक हम राजस्थान में निर्वाचित सरकार या प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो श्री टीकाराम पालीवाल जी थे, जो कि 3 मार्च 1952 से और 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब हम मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, फंक्शन एंड पावर्स पर बात करते हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वास्तविक शासनकर्ता राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री है। वास्तविक सत्ता जिसमें निवास करती है पूरे राज्य प्रशासन की, वह पद मुख्यमंत्री है। और वही एक तरीके से जो राज्य के विकास और व्यवस्था को अगर सर्वाधिक कोई प्रभावित करता है तो राज्य का मुख्यमंत्री एक तरीके से राज्य के जो जनता के सपने हैं उनका एक मुख्य दिग्दर्शक कह लीजिए या मुख्य शिल्पकार कह सकते हैं उसको, राज्य की जनता के जो सपने हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए। तो हम संविधान की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 167 में तो मुख्यमंत्री के केवल 3 कार्य बताएं कि वो राज्य प्रशासन तथा जो कानून के प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं उनकी सूचना राज्यपाल तक पहुंचाएगा, और राज्य प्रशासन और कानूनों के क्रम में कोई जानकारी अगर राज्यपाल द्वारा मांगी जाए तो उसे राज्यपाल तक पहुंचाएगा, और किसी ऐसे विषय पर जिस पे कि मंत्रिपरिषद ने विचार कर लिया है और मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया है, उसको राज्यपाल के निर्देश पर मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाएगा। तो ये बेसिकली 3 कार्य संविधान के अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। इनसे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के जो पद है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में स्थिति इससे विपरीत है। वास्तव में मुख्यमंत्री बहुत शक्तिशाली पद है, और मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्य के विकास का जो ढांचा है वो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ही निर्भर करता है। हम अब इन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो अंजाम देता है,
तो उसमें देखिए पहला तो ये है कि राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पे क्या कानून बनेगा उनको डिसाइड करना, राज्य के विकास और शांति की व्यवस्था हेतु योजनाएं तैयार करना, शासन के संचालन हेतु जो कार्यविधि नियम बनते हैं उनको तैयार करवाना। नेक्स्ट जो कार्य है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, संपर्क सूत्र का कार्य करता है। वो तो संविधान के अनुच्छेद 167 में भी मैं आपको बता चुका कि वो सूचनाएं जो मंत्रिपरिषद की जो सूचना है वो राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल का जो मंतव्य है उसको मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो राज्य स्तर पर जितने भी संसाधन हैं विकास के लिए उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए इसको मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है। केंद्रीय सरकार विदेशों से या अन्य राज्य सरकारों से संपर्क और समन्वय बनाए रखना मुख्यमंत्री का कार्य है। और जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसको निर्देशित नियंत्रित करना, पर्यवेक्षित करना, उन पे किसी मंत्री के विभागों में चेंज करना या मंत्रिपरिषद में से किसी को निकालना, ये सारे डिसीजन राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री ही निश्चित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से जो राज्य की नीतियां हैं वो बनवाना, बजट का निर्माण करवाना, स्वीकृति करवाना, उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना, रेवेन्यू का एकत्र करवाना रेवेन्यू को, और राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत हो इसलिए बजट में कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, क्या क्या व्यवस्था होंगी, ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ही डिसाइड करते हैं। विभिन्न जो मंच बने हुए हैं उन पर राज्य का पक्ष रखता है। वो राज्य में जो कार्मिक तंत्र है जिसमें जैसे राजस्थान में 6.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं, उनके संबंध में कार्मिक नीतियां बनवाना। और राजस्थान में तो जो एक महत्वपूर्ण विभाग हैं, कार्मिक विभाग हैं या वित्त विभाग हैं, जनरली मुख्यमंत्री के सीधे पर्यवेक्षण में होते हैं, सीधे नियंत्रण में होते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य प्रशासन है संपूर्ण उसका नेतृत्व और नियंत्रण करना, राज्य की जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं तथा विभागों उनके मध्य समन्वय करना, राज्य विधानसभा का सत्र कब बुलवाया जाए, राज्यपाल का जो अभिभाषण वो पढ़ते हैं विधानसभा में उसको तैयार करवाना, और विधानमंडल में अपनी जो मंत्रिपरिषद है सरकार का पक्ष है उसको स्पष्ट करना, पूछे गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको उत्तर तैयार करवाना, राज्य में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, उनके कल्याण पे ध्यान देना। और राज्य के मुख्यमंत्री कई अवसर ऐसे आते हैं जिन पे कि सीधा राज्य की जनता को संबोधित करते हैं, और विशेषकर जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं डायरेक्ट जनता को संबोधित करके और जनता से अपील करते हैं कि वो उनका साथ दें और जो कोविड के नियम है उनका पालन करें। कई बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्विटर पर, दूरदर्शन पर और चैनलों के माध्यम से जनता को संबोधित करा है, अपनी बात रखी है, जिससे कि जनता इस महामारी से निपटने में उनका अधिकाधिक सहयोग कर सके। जनसंपर्क बनाए रखना मतलब जनता सरकार जो कर रही है जनता के लिए उनको जनता तक पहुंचाना और जनता की भावनाओं को सरकार के माध्यम से फलीभूत करना। और इसके अलावा जनसाधारण की जो शिकायतें हैं उनको सुनना और उनके निवारण के प्रयास करना। तो ये सारे ऐसे कार्य हैं जो कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री इनको अंजाम देते हैं। तो आगे हम ये तो हमने सिंपल कार्य गिनाए हैं। आगे के जो इलेक्शन आएगा उसमें हम राज्य प्रशासन में राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका किस तरीके से है, रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है, उसकी भूमिका और स्थिति क्या है, उसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।